प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल वीडियो लेकर के आ चुके हैं, जो कि 20 फरवरी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि कल के पेपर में 20 फरवरी को पक्का पेपर में आप सभी को देखने को मिलेंगे। और प्यारे साथियों, आप सभी को अपना टारगेट नहीं बोलना है। मेरा टारगेट है आपको बोर्ड के पेपर में 95% मार्क्स अचीव करवाना, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मंजिल की उसकी औकात दिखा के रहेंगे। प्यारे साथियों, आप सभी लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि बोर्ड के पेपर में साथ में कापियां कैसे लिखना है, और कापियां लिखते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है। उससे पहले ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझ लेते हैं। आइए, सबसे हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है, किस माध्यम से किया जाता है? सुखा करके, चाशनी में रख करके, या तेल व नमक के द्वारा, या इन सभी के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ कहने के सेंस यहाँ पे ये होता है कि जो भी हमारे माने खाने के योग्य जो पदार्थ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? खाद्य पदार्थ बोलते हैं। अब खाद्य पदार्थों का संरक्षण का मतलब क्या होता है? रख रखाव के लिए। तो रख रखाव के लिए हम क्या करते हैं? उसको सुखाते हैं, चाशनी में रखते हैं, साथ में तेल व नमक के द्वारा करते हैं। यानी कि कहने का सेंस यहाँ ये है कि हमारे सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि गाजर, पपीता और आम से मिलता है। क्या मिलता है भाई? गाजर से, पपीता से, आम से क्या मिलता है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए या लौह तत्व। तो प्यारे बच्चों, गाजर से, पपीता से और आम से हमें विटामिन ए मिलता है। एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में ये छाप करके बताओ कि विटामिन ए किसके लिए उपयोगी है। ठीक है, किस रोग के काम में आता है विटामिन ए? ठीक है, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रकार के भोज्य पदार्थ हमें रोग से बचाते हैं। माने कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जो कि हमें क्या करता है? रोग से बचाता है। बिस्किट, चावल, ताजे मौसमी तथा हरी सब्जियां, या चीनी। माने ऐसा कौन सा भोज्य पदार्थ है जिसके माध्यम से हमें रोग नहीं होता है? हमें रोग बिल्कुल नहीं होता है। वो होता है ताजे मौसमी और हरी भरी जो सब्जियां होती है। अगर आप उसका सेवन करेंगे तो क्या रहेंगे? आप बिल्कुल ही स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि रसोई के सबसे करीब होने चाहिए। माने रसोई के सबसे नजदीक कौन सा चीज होना चाहिए? लिविंग रूम, भोजन कक्ष, शयन कक्ष या बच्चों का कमरा। तो देखो, रसोई घर जो हमारा किचन होता है, क्या होता है? जो भी हमारा किचन होता है, किचन के सबसे जो पास में हमारा क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए भोजन कक्ष। यानी कि जो भी हमारा डिनर जो कक्ष होता है वो क्या होना चाहिए? एक कदम रसोई घर के करीब में होना चाहिए। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारे क्वेश्चन दिया गया है कि भोजन बनाने के लिए उत्तम उपकरण है। मैंने ऐसा कौन सा उपकरण है जो कि भोजन बनाने के लिए सबसे बेस्ट माना गया है? लकड़ी का चूल्हा, गैस जहर, कुकिंग रेंज या बिजली का भोजन। ठीक है, मैंने ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसा कौन सा उपकरण है जिसको हम क्या बोलेंगे? भोजन पकाने के लिए सबसे बढ़िया उपकरण के मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कुकिंग रेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोकप्रिय आधुनिक ईंधन कौन सा है। ठीक है, लोकप्रिय मतलब इसे जिसे हम सभी लोग प्यार करते हैं, सभी लोग प्रेम करते हैं, सभी लोगों को ये अच्छा लगता है। मतलब कि लोकप्रिय आधुनिक ईंधन किसे माना गया है? कुकिंग गैस को, गोबर गैस को, मिट्टी के तेल को या सौर ऊर्जा को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, लोकप्रिय आधुनिक जो गैस होता है वो माना जाता है कुकिंग गैस को। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी कभी देख लो, 3-4 बार देख लो, जितना मैंने अभी तक करवाया है सभी क्वेश्चन को देख करके चले जाओ। बोर्ड के पेपर में 95% पाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। ये मैं दावे के साथ कई बार बोल रहा हूँ। आप सभी से नंबर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि लू से पीड़ित व्यक्ति को देना चाहिए। ठीक है, लू से हमारा पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या दे सकते हैं? आम का पन्ना, प्याज दे सकते हैं, या हरे पुदीना का रस दे सकते हैं, या ये सभी दे सकते हैं। देखो, लू मतलब क्या होता है? जो गर्मियों का मौसम हमें बीमार कर देता है, लू लग जाता है, उससे अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो उस व्यक्ति को हमें क्या
देना चाहिए। आम का पन्ना माने आम का जूस देना चाहिए, ठीक है, आम को पका करके दिया जाता है। साथ में उसे प्याज दिया जाता है और साथ में उसे हरे पुदीने का रस भी दिया जाता है, यानी कि जूस भी दिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि सभी के सब यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मलेरिया के रोगी को देने चाहिए, जो भी हमारे मलेरिया के रोगी होते हैं उन्हें क्या देना चाहिए? दूध देना चाहिए कि दही देना चाहिए कि भोजन देना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो दे देना चाहिए? मलेरिया के रोगी को हमें क्या देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अभी छाप करके बताओ। मैं सबका कमेंट देखता हूँ, बल्कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो ये मत समझना कि मैं कमेंट नहीं देखता हूँ, मैं सबका कमेंट देखता हूँ और जो लोग लाइव में जो भी बातें करते हैं मैं सब देखता रहता हूँ। तो इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि भैया आप लोग थोड़ा फालतू बातें ना किया करो, आराम से क्वेश्चन को देखो, माँ बाप का सपना पूरा करो, ठीक है। आपका टारगेट है 95% और 95% कैसे आएगा यार? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो मलेरिया के रोगी को क्या देते हैं? तो हम देते हैं दूध। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि रोगी को अधिकतर कैसा भोजन देना चाहिए? तरल देना चाहिए, गरिष्ठ देना चाहिए कि ठोस देना चाहिए कि चाहे जैसा हो दे देना चाहिए? तो रोगी को अधिकतर कैसा भोजन देना चाहिए? तो हम तरल भोजन देंगे, लिक्विड फॉर्म में देंगे। क्या देंगे? लिक्विड फॉर्म में। अब कौन बच्चा बता सकता है कि लिक्विड फॉर्म में हम क्यों देते हैं? ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में हम इसलिए देते हैं प्यार बच्चा कि जो भी हमारा जो देखो, अगर सॉलिड भी भोजन रहेगा तो जो भी रोगी हमारा होगा उसको तो चबा तो सकता है, लेकिन उसको पाचन नहीं कर सकता है। कई बार बताया हूँ, उसका पाचन नहीं हो सकता है। एक बात और मैं आप सभी को वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कि आप सभी की तैयारी के लिए, बेहतर बनाने के लिए सुबह 3 बजे एक महा मैराथन क्लास अपलोड करूँगा, उसको भी देख करके जरूर जाना। उसमें से 100% गारंटी के साथ क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, उसको ध्यान में रखना है। 3 बजे क्लास आएगी, मैं आप सभी कम्युनिटी टैब में डालूंगा। अगर आपको विश्वास होगा, भरोसा होगा और आप चाहोगे तभी लाऊंगा। अगर आपको नहीं विश्वास है, अगर आपको नहीं चाहते हो कि नहीं पढ़ना है, तो मैं बिल्कुल ही नहीं लाऊंगा, ठीक है। चलो, तो रोगी को अधिकतर कैसा भोजन देना चाहिए? तो तरल भोजन देना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तरल भोजन क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि तरल भोजन का आसानी से वो क्या कर सकता है? पाचन करवा सकता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कब्ज के रोगी को कौन सा आहार अधिक मात्रा में देनी चाहिए? कब्ज मतलब, कब्ज क्या होता है? जो हमारा पेट फूल जाता है ना, उसी को हम बोलते हैं कब्ज, ठीक है। अब कब्ज में भोजन का हमेशा सही से पाचन नहीं हो पाता है। अब ये बोल रहा है कि कब्ज के रोगी को कौन सा आहार अधिक मात्रा में देना चाहिए? वसायुक्त, ठोस या पौष्टिक या रेशेदार? तो देखो, जब भी अगर किसी भी इंसान को, अगर वो इंसान कब्ज से पीड़ित है, तो उस इंसान को हम क्या करेंगे? रेशेदार मात्रा में क्या करेंगे? भोजन देंगे, आहार देंगे। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक होता है? इसके बारे में लिखिए। नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व देना चाहिए? कैल्शियम, विटामिन बी, ग्लूकोज या विटामिन ए? तो नेत्र के लिए, ठीक है। अब बताओ कि विटामिन ए किस काम के लिए आती है, माना विटामिन ए का प्रयोग किस काम में किया जाता है, ठीक है। तो मैं आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा हूँ कि भाई विटामिन ए किस काम में किया जाता है, ठीक है। ये मेरे कमेंट बॉक्स में छाप करके बताना है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि नेत्र के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक है? तो विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? तो रतौंधी हो जाता है। क्या होता है? रतौंधी हो जाता है। इसको ध्यान में रखना है, कमेंट में छाप करके बता दो, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि हड्डी के कड़ापन, क्या पूछा गया है? हड्डी के कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? माने हड्डी जो होती है, हड्डियां होती है या दांत होता है, ठीक है। एक बात मेरे को अभी कमेंट बॉक्स में ये छाप करके बताओ कि जो भी हमारी हड्डियां होती है, ये दांत होते हैं, वो किस मटेरियल के बने होते हैं, किस पदार्थ के बने होते हैं, किस तत्व के बने होते हैं? अभी के अभी छाप करके बता दो कि भाई हड्डियां हमारी किस तत्व से बनी होती है, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि हड्डी के कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? लौह तत्व, सोडियम, मैग्नीशियम
या कैल्शियम। तो हड्डी का जो कड़ापन बना होता है वो कैल्शियम की वजह से हमारा कठोर होता है, कड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये बोर्ड के पेपर में हमेशा चांस बना रहता है कि आने का, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो खोपड़ी में हड्डियों, अस्थियों मतलब क्या होता है, हड्डियों। तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है कि 14 होती है कि 22 होती है कि 24 होती है। तो खोपड़ी में जो अस्थियाँ होती है, हड्डियाँ होती है, उसकी संख्या 8 होती है। कई बार बता चुका हूँ, पता नहीं है एक बार पता कर लो, ठीक है। इसको अभी कभी दिमाग में नोट कर लो क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में छपने वाले हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे कि कंधे पर किस प्रकार की संधि होती है। संधि मतलब क्या होता है, जुड़ाव, माना जोड़। किस प्रकार का ज्वाइंट होता है, कंधे पर किस प्रकार का ज्वाइंट या जोड़ होता है बताना है। अल्पचल संधि, कब्जेनुमा संधि, अचल संधि या गेंद गड्ढा संधि। तो कंधे पर किस प्रकार की संधि पाई जाती है, तो ये पाई जाती है गेंद गड्ढा संधि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 8 हड्डियां पाई जाती है, किस में पाई जाती है, रीढ़ में, पेट में, कपाल में या हथेली में। तो किस में पाई जाती है भाई, 8 हड्डियां किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कपाल में। किस में पाई जाती है, कपाल में पाई जाती है। एक बात और, कपाल का मतलब ही होता है खोपड़ी। देखो ये क्वेश्चन करवाया हूँ लेकिन क्वेश्चन बदला हुआ है कि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। यहाँ पे तो खोपड़ी बोल दिया, लेकिन अगर आपसे बोल देगा कि 8 हड्डियाँ किसमें पाई जाती है और इसमें तो खोपड़ी ऑप्शन है ही नहीं, तो आप किसको करोगे, कपाल वाले ऑप्शन को टिक करके आना, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। जो भी हमारा बॉडी होता है, हमारा जो शरीर होता है, इस शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है इसके बारे में बताना है। 5 जोड़ी, 10 जोड़ी, 12 जोड़ी या 20 जोड़ी। तो मानव शरीर में ह्यूमन बॉडीज के अंतर्गत या अंदर कुल 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। इसको ध्यान में रखना है, बोर्ड के पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में आप सभी को रखना ही रखना है। समझ में आ गया। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि अचल संधि कहाँ पाई जाती है। कई बार बता चुका हूँ कि भैया अचल संधि कहाँ पाई जाती है, चल संधि कहाँ पाई जाती है, खोपड़ी में, घुटने में, कलाई में या कोहनी में। तो कौन सी संधि है, अचल। अचल संधि का मतलब ये होता है जो मुड़ नहीं सके। देखो ये मुड़ रही है ना, तो कहने का सेंस यहाँ पे है कि चल संधि है, ये चलने वाली है, मुड़ रही है, मूव कर रही है तो चलने वाली है। अब देखो जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक आपका जो भी कंधा होता है, कंधा से लेकर जो भी बाजू होता है, अगर जो भी हड्डी जैसे जांघ की हड्डी है वो क्या हो जाएगी, अचल संधि आएगी। क्यों, क्योंकि जांघ की हड्डी मुड़ती नहीं है, मूव नहीं करती है, तो क्या हो जाएगी, अचल संधि हो जाएगी। इसमें यही बोल रहा है कि अचल संधि कहाँ पाई जाती है, खोपड़ी में, घुटने में, कलाई में या कोहनी में। किसमें पाई जाती है, ये खोपड़ी में पाई जाती है, कभी भी मूव नहीं करती है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के जोड़े पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडीज में कुल कितने प्रकार के ज्वाइंट पाए जाते हैं इसके बारे में बताना है। 2 प्रकार के कि 3 प्रकार के कि 4 प्रकार के कि 5 प्रकार के। अभी एक मेरे को लड़का कमेंट करके बताया था कि सर मानव शरीर में कुल 3 प्रकार के जोड़े पाए जाते हैं। अब बच्चा जो देख रहे हो मेरे को तीनों प्रकार के नाम बता देना, ठीक है, क्योंकि कौन कौन से प्रकार के ज्वाइंट पाए जाते हैं कमेंट बॉक्स में पूरी बात अपनी लिखा करो, ठीक है। आधी अधूरा बात लिखते हो, मैं समझ नहीं पाता हूँ, फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ सभी बच्चों का कमेंट में रिप्लाई करूं, इस बात का मुझे ध्यान रहता है, ठीक है। तो मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के जोड़े पाए जाते हैं, ये पाया जाता है 2 प्रकार के। कौन कौन सा, एक होता है चल, ठीक है, एक होता है चल और एक होता है अचल। इस बात को ध्यान में रखना है। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि गर्दन के भाग में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या कुल कितनी होती है। गर्दन के भाग में, गर्दन के भाग मतलब जो भी हमारे गर्दन का पार्ट्स होता है, जो भी हमारे गर्दन के भाग होते हैं, उसमें ग्रीवा कशेरुकियाँ की संख्या कितनी होती है ये बताना है। 4 होती है कि 5 होती है कि 6 होती है कि 7 होती है। कितनी होती है, तो ये होती है प्यारे बच्चों 7 होती है। अब से कभी भी पूछेगा कि गर्दन के भाग में कुल कितनी ग्रीवा कशेरुकियाँ होती है, बता देना 7 होती है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि ऊपर बाह की हड्डी होती है, जो ऊपरी बाह होती है, ऊपरी जो बाजू होती है, उसमें जो हड्डी होती है कैसी होती है, लंबी होती है कि मोटी होती है कि चपटी होती है कि कैसा भी होता है, ठीक है, बस होता है, ठीक है। ऊपरी बाह की जो हड्डी होती है कैसी होती है, ये होती है लंबी। कैसी होती है, लंबी होती है। इस बात का ध्यान रखना है। समझ में आ गया।
चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मोच आने पर प्रयोग करते हैं, माने मोच आने पर हम क्या लगाते हैं भाई? डेटॉल, आयोडेक्स, सेवलान या कोल्ड क्रीम लगाते हैं। कई बार बता रखा हूँ, जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स होंगे, बालिकाएं होंगे, उनको सभी को पता है कि मोच आने पर हम क्या करते हैं? आयोडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है अस्थिभंग के लक्षण हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? सूजन आ जाती है, सही बात है। दर्द हो जाता है, सही बात है। अंग निष्क्रिय हो जाता है, ये भी सही बात है। कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर चौथा, ये सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अस्थिभंग का मतलब क्या होता है? जब हड्डियाँ क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, तब क्या हो जाता है? सूजन तो आ ही जाता है, दर्द भी होता है, बहुत तेज दर्द होता है, साथ में वो अंग काम करना बंद हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि ऑप्शन नंबर चौथा सत्य हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मोच आने का लक्षण क्या होता है? पीड़ा होना, सूजन होना, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाना या ये सभी होना। तो मोच आने पर क्या हो जाता है भैया? ये होता है पीड़ा होता है, सही बात है। सूजन भी आता है और मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि अस्थिभंजन में क्या बोला गया है? अस्थिभंजन में क्या होता है? कम पीड़ा, असहनीय पीड़ा, सहनीय पीड़ा या कोई पीड़ा नहीं होता है। तो अस्थिभंजन में हमें क्या होता है? अस्थिभंजन का मतलब ये होता है कि जब हड्डियाँ टूटती है, अगर कोई भी इंसान अगर मतलब कि फिसल जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी भारे सामान से माने दब जाता है, तो क्या हो जाती है? अस्थिभंजन हो जाती है, हड्डियाँ क्रैक हो जाती है। और हड्डियाँ क्रैक होने की कंडीशन में क्या हो जाता है? असहनीय पीड़ा होने लगती है, मतलब जिसे आप सहन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब साथियों हम बात करेंगे अगले नंबर क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन होगा कि यदि अस्थि एक से अधिक स्थान पर टूटती है तो अस्थिभंजन कहलाता है। जब एक से अधिक जगह पे टूटेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुखंडी, कच्चा या संयुक्त या साधारण। तो जब एक से अधिक स्थान पर टूटेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुखंडी अस्थिभंजन बोलेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक बार प्यार से श्री राम का नाम लेकर के आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। और प्यारे साथियों मैं आप सभी को ये बता दे रहा हूँ कि जो जैसा मैंने बताया था कि भैया आप लोग जा रहे हो बोर्ड के पेपर में पहली बार पेपर देने, लेकिन बोर्ड के पेपर में कापियाँ कैसे लिखोगे? तो बोर्ड के पेपर में कापियाँ लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आप सभी को लिख करके बहुत सारी चीज़ को समझाया था। और ठीक है, बहुत सारा मैंने आप सभी को टिप्स ट्रिक्स दे दिया है। ठीक है, तो कैसे लिखना है एक बार बढ़िया से आप लोग इस कॉपी का ओवरव्यू देख लो। और मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाया है, कैसे करना है, क्या करना है। अगर आप बोलोगे ठीक है, कमेंट करोगे तो मैं आप सभी के लिए इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आप सभी के लिए सुबह में एक मैराथन क्लास अपलोड जरूर करूंगा। अगर आपको पसंद आए तो उसको भी देखना। ठीक है, और नहीं देखना होगा, मन नहीं करेगा, नहीं जग पाओगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मेरा मेहनत नुकसान ना जाए। समझ में आ गया? तो कापियाँ लिखने का सिंपल सा तरीका होता है, खंडवा यहाँ से डालोगे, सभी को पता है कि खंडवा से कापियाँ लिखना है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास ओएमआर होता है। ओएमआर कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया? चलिए, और ये भी कापी कैसे भरना है ऑलरेडी मैंने बता रखा है। अनुक्रमांक कैसे भरना है, अंक में शब्द में कैसे भरना है, विषय का नाम गृह विज्ञान कैसे करना है, प्रश्न पत्र में क्या भरना है, कोड कैसे भरना है, परीक्षा का दिन, तिथि, पाली, डेट, ठीक है, केंद्र का नाम, हस्ताक्षर वगैरह सब कुछ मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, आराम से पेपर देना है। सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं और मेरी यही इच्छा है और मेरी यही शुभकामनाएं रहेगी, आप लोग जाओ और बोर्ड के पेपर में प्यारे बच्चों आप 95% वाला टारगेट अचीव करके आओ। और मेरे को कमेंट बॉक्स में आकर के बताना। एक बात और प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी लोग ठीक है कल के पेपर दे करके आएंगे मेरे को पेपर सेंड कर देंगे। ठीक है, और पेपर किस पे सेंड करेंगे तो मैं अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, कोई बातें बकवास के नहीं करेगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, खाली पेपर का PDF सेंड करना है और नंबर है 8318105051। ये मेरा पर्सनल नंबर है। इसी पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है। क्या करना है, मैसेज करना है और इसी पे आपको व्हाट्सअप कर देना क्या, बढ़िया सा पेपर खींच करके, ताकि मैं आपके पेपर का एनालिसिस भी करवा सकूं। 8318105051 इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, कल के आज नहीं करना है। ठीक है, आज हमको डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा, कल डिस्टर्ब करेगा कब, जब पेपर आप दे करके आओगे और पेपर आपको भेजना है इसी नंबर पे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए
तो प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को बता दिया कि बोर्ड के पेपर में किस तरीके से कापियाँ लिखना है, और ये सारे आप सभी लोग को एमसीक्यू को तैयार करके जाना है। यही सब सारे एमसीक्यू बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। समझ में आ गया। एक कॉपी मैंने आप सभी के लिए एक और भी बनाया था, कई मैंने मॉडल पेपर करवाया है। अगर आप नहीं देखो तो एक बार देख लेना। क्लास 10th होम साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करोगे, आपके पास अभी घंटों टाइम है, मतलब कि 2-4 घंटे टाइम निकाल करके देख लोगे, काम बन सकता है। कुछ ना कुछ नंबर 1-2-4 नंबर बढ़ सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।